नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। सोशल मीडिया पर हो रहे चरित्र हनन की आज हम मुद्दा में बात करेंगे। दरअसल एक मामले में बिना किसी सबूत के ट्वीट करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। ही मामला है आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले और लक्ष्मीपुरी के बीच का। साकेत गोखले ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी के खिलाफ ट्वीट किए। लक्ष्मीपुरी की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए। लक्ष्मीपुरी ने गोखले को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन साकेत गोखले ने ट्वीट नहीं हटाए। इसके बाद लक्ष्मीपुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया साकेत गोखले के ट्वीट को गलत माना और तुरंत एकदम डिलीट करने के लिए ट्वीट का निर्देश दिया। कोर्ट के इस मामले में कई जरूरी टिप्पणियां भी की। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ट्वीट करने से पहले मामले की सत्यता जांची गई, कैसे किसी को बदनाम किया जा सकता है। सम्मान का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में बच्चों का खेल हो गया है। एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलें और उस पर मैसेज डाल के प्रतिक्रिया दें और हजारों रिएक्शंस आए जिस पर व्यक्ति को निशाना बनाया गया होता है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट नए नहीं हैं। सवाल यह है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी का क्या असर होगा, क्या इस तरह कोई भी सोशल मीडिया पर किसी का चरित्र हनन कर सकता है। तो कई तरह के सवाल हैं जो इस खबर के बाद उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का मामला दाखिल किया गया था। उन्होंने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तुरंत डिलीट करें। अदालत ने कहा कि अगर डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इस ट्वीट को हटाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गोखले लक्ष्मीपुरी के खिलाफ कोई नए ट्वीट नहीं करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मीपुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की है, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था। लक्ष्मीपुरी ने साकेत गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथम दृष्टया असत्य है। गोखले फ्रीलांसर पत्रकार हैं। इससे पहले इसी महीने 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ तथ्यों की जांच करने या किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क किए बिना अपमानजनक ट्वीट करने पर कार्यकर्ता साकेत गोखले से सवाल जवाब किया था। 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरिशंकर ने गोखले के अधिवक्ता सलीम नावेद से पूछा, मुझे स्पष्ट करें कि ट्वीट करने से पहले उसकी सत्यता जांचने के लिए वादी से संपर्क किया गया था। इसका जवाब अधिवक्ता ने नहीं में दिया। साथ ही कहा कि कानूनी रूप से इसकी जरूरत नहीं है और एक ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्री को टैग किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वो कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथम दृष्टया असत्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसी भी तरीके से दूसरे के सम्मान के साथ आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। सम्मान का अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, कोर्ट ने साफ कहा है। तो फिर सोशल मीडिया पर असल में चरित्र हनन को कैसे देखा जाए, कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं, कोर्ट क्या कहता है, किन धाराओं में इस तरह का मुकदमा दर्ज हो सकता है और इस खास मुद्दे को नजीर मानते हुए क्या समझा जाए, किस तरह का संदेश एक वाइड पर्सपेक्टिव में सभी लोगों तक जाता है। तो इस तरह के मसले को कैसे समझा जाए, कोर्ट ने हालांकि इस पे टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया जो साकेत गोखले के ट्वीट को गलत माना है और ट्वीट तुरंत डिलीट करने के आदेश भी दिए।
कोर्ट ने इस मामले में कई जरूरी टिप्पणियां भी की। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ट्वीट करने से पहले मामले की सत्यता जांची गई, क्या कोई सबूत है, कोई प्रूफ है जिनको पब्लिश किया गया, कैसे किसी को बदनाम किया जा सकता है। सम्मान का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में बच्चों का खेल हो गया है। एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलिए और उस पर मैसेज डाल दीजिए, हजारों रिएक्शंस आते हैं और जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया होता है उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। दरअसल सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्वीट किए जाते हैं और इस तरह के ट्वीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये नए नहीं हैं। सवाल ये है कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या असर होता हुआ नजर आएगा। क्या इस तरह कोई भी सोशल मीडिया पर किसी का चरित्र हनन कर सकता है? अगर ये सम्मान का अधिकार है तो क्या ऐसे सभी ट्वीट के खिलाफ कानूनी एक्शन हो सकता है? क्या ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्तर पर ही नहीं रोके जा सकते? तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कई टिप्पणियां इस मसले को लेकर की हैं। सोशल मीडिया पर असल में चरित्र हनन की आज हम मुद्दा में बात कर रहे हैं। एक मामले में बिना किसी सबूत के ट्वीट करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ये मामला है आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले और लक्ष्मी पुरी के बीच का। साकेत गोखले ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ ट्वीट किए, लक्ष्मी पुरी की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए। लक्ष्मी पुरी ने गोखले को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन साकेत गोखले ने जो ट्वीट किए थे वो डिलीट नहीं किए। इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने भी आदेश दिया कि कम से कम इस तरह के ट्वीट को पब्लिश करने से पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए और कम से कम वो प्रूफ दिखाने चाहिए जिसके बूते इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं। और कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ऋषिपाल सिंह जुड़ रहे हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ विपुल गौर भी जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत। ऋषिपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है ये कोई नया आदेश नहीं है। ऐसे आदेश लगातार दिल्ली हाईकोर्ट पास करता रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी पास करते रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ये डिफेमेशन का जो मामला गया है इसके अंदर जो मुआवजा मांग रहे हैं 5 करोड़ मांग रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा है तो दिल्ली हाईकोर्ट में गया है। अदरवाइज ये मैटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। एनी हाउ, इस केस में जो डिफेमेशन की बात है, डिफेमेशन जैसे आपको बता, डिफेमेशन 2 तरीके से जो डिफेमेशन डेफिनेशन है वो आईपीसी में डिफाइन है, सेक्शन 499 के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसके अंदर क्रिमिनल केस भी चला सकते हैं और जब आपको लगता है कि आपके चरित्र का हानि हुआ है या आपकी जो इज्जत है उसमें कुछ कमी आई है तो ऐसी स्थिति में, रेपुटेशन डाउन होने की स्थिति में आप उससे मुआवजा मांग सकते हैं। तो हाई कोर्ट का जो मैंने जहाँ तक ऑर्डर देखे हैं, जिस साहब ने बहुत ही सटीक इसमें क्वेश्चन पूछे उनसे, गोखले से, कि आपने क्या इससे पहले जांच करी या आपने जिनके खिलाफ आप ट्वीट कर रहे हैं कम से कम उनका पक्ष जानने की कोशिश करी। मिस्टर गोखले जो फ्रीलांस पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। और कोई भी पत्रकार है तो किसी भी ट्वीट को, किसी भी अपनी स्टोरी को पब्लिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि दोनों पक्ष जो है वो जांच ले, उनसे पूछ ले या कम से कम जो उसके पास एविडेंस है उसको अपनी बात को साबित करने के लिए वो साथ साथ उस ट्वीट के साथ वो एविडेंस भी लगाए कि अगर मान लीजिए आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हैं और वो सही है तो ऐसी स्थिति में डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है और बिना किसी सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति का आप अगर उसकी मानहानि करते हैं तो कोर्ट इसी तरह के आदेश देते। जी, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट विपुल गौर भी मेरे साथ हैं। तो विपुल जी, आप किस तरीके से देखते हैं सर इन सारी चीजों को? क्या वाकई इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हद से ज्यादा छूट दी गई है और किसी पे कोई एक्शन नहीं होता, इस वजह से इस तरह की मनमानी बढ़ गई है? मेरा कहना तो ये है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है इस मामले में कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग जिस हिसाब से हो रहा है उस पर बहुत जरूरी था कि कहीं कंट्रोल लगे। बिना सबूत, बिना इंफॉर्मेशन के आप कुछ भी ट्वीट करते रहे और किसी भी पब्लिक ऑफिसर की आप अगर आप खराब कर रहे हैं नाम, तो या आपके पास या तो प्रूफ हो और प्रूफ है तो सामने लाइए, दुनिया को दिखाइए।
आपको पूरा मौका दिया गया कोर्ट की तरफ से उसे दिखाने का, आप प्रूव नहीं कर पाए तो ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है वैसे दुनिया को अपनी बात कम्युनिकेट करने का, अपने विचार रखने का, पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिंग रिस्पॉन्सिबली का जो फैक्टर है वो ध्यान में रखते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपको आजादी है, उसका दुरुपयोग जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे होता है उसको कंट्रोल करने में काफी मददगार होगा। ठीक है, डॉक्टर निशेष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निशेष, असल में कोर्ट का ये कहना कि आप ट्वीट हटाइए कितना इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देता है सर? इस ट्वीट को हटाने का आदेश नए आईटी नियमों के परिप्रेक्ष्य में कितना इंपॉर्टेंट माना जा सकता है? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि गोखले जी ने खुद एडमिट किया कि दे हैव नॉट अप्रोच्ड एनी अथॉरिटीज बिफोर पुटिंग द ट्वीट्स। तो ये एक एडमिशन उसमें उन्होंने नोट किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो रेपुटेशंस हैं वो क्रम्बल कर जाती हैं अगर थॉटलेसली बिना सोचे समझे आप कोई बात कहते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉ क्लियर नहीं है, लॉ सोशल मीडिया पे भी क्लियर नहीं है कि ऑन द गैग ऑर्डर्स आल्सो इट इज नॉट क्लियर। तो लॉ शुड बी क्लियर बाय वे ऑफ आइदर गाइडलाइंस और देयर शुड बी क्लैरिटी इन द लॉ ऑन दीज इश्यूज। जी, ऋषिपाल जी भी मेरे साथ है। ऋषिपाल जी, क्या सोशल मीडिया पर मानहानि वाले ट्वीट को जगह देने के जुर्म में अब कार्रवाई हो सकती है, खासतौर पर तब जब सेफ हार्बर खत्म हो गया है? देखिए, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप किसी स्टोरी को, चाहे स्टोरी ट्वीट के रूप में है या ब्लॉग के रूप में है या ब्लॉग के रूप में, अगर आप उस स्टोरी को पब्लिश करते हैं और जो आप स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं उस स्टोरी के अंदर जो फैक्ट्स आपने दिखाए हैं वो फैक्ट्स फॉल्स हैं या वो ट्रू नहीं है या आपके पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि आप जो बात करें सही है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी पार्टी को ये हक है कि वो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो लॉ मैं समझता हूँ, जिसे शर्मा जी ने कहा, लेकिन फिर भी लॉ जो है इस पॉइंट पर डेफिनेशन क्लियर है, तो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी मीडियम से अगर आप इसको डिफेम करेंगे देन यू आर लायबल। विपुल जी, असल में इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद एक अलग तरह की आवाज भी उठती है जिसमें कहा जाता है देखिए यह व्यक्ति की आजादी पर भी एक तरह का प्रतिबंध है। क्या इसे माना जाए कि यह व्यक्ति की आजादी को रौंदता है? मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इनफैक्ट जैसे प्रिंट मीडिया रिस्पॉन्सिबल होता है कंटेंट छापने के बाद और कुछ गलत छापते हैं तो वो एक माफीनामा बाकायदा प्रिंट करते हैं अखबार में, ये सारी सोशल मीडिया कंपनी उस तरीके से आजाद है कि कंटेंट हमने प्रोड्यूस नहीं करा तो हमारी गलती नहीं है, जबकि रीच उनकी शायद एक प्रिंट मीडिया से बहुत ज्यादा है। चाहे हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आप जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया को उसको वेरीफाई करें, ढंग से चेक करें और उसके बाद ही पब्लिश करें, तभी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। नहीं तो आपके वेरीफाइड हैंडल, वेरीफाइड कंटेंट होने का फायदा क्या है? ठीक है, ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बोलिए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। जो आपने मीडिया में कहा, आपने जो बात करी है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये फर्क है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी स्टोरी कोई जो रिपोर्टर है वो चलाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस स्टोरी को चलाने का। लेकिन सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स आते हैं या जो उस पर कंटेंट्स आते हैं, तो जो कंपनीज उन सोशल मीडिया को हैंडल कर रही है उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसी क्षण या उसी 10 मिनट में 15 मिनट में वो ये जांच लें कि ये जो कंटेंट्स आया है इस कंटेंट की वैलिडिटी कितनी जेन्युइन है या नहीं है। तो इस पॉइंट पे जरूर हमारे यहाँ पर लॉ को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर निशेष, असल में कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर इस तरह की मानहानि से ज्यादा नुकसान होता है, ऐसे में ट्वीट डालने से पहले तथ्यों को जांचना परखना जरूरी है। सर, इसके अलावा किस तरह की गाइडलाइंस की ओर इशारा करता है कोर्ट? क्या कुछ कोर्ट ने कहा हमें ऐसे ट्वीट डालने से पहले किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आर्टिकल 19(1)(a प्रोवाइड करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो इसलिए वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। लेकिन कोर्ट ने ये इस केस में ये नोट किया है कि थॉटलेसली, बिना सोचे समझे अगर आप कोई बात कहते हैं जिससे किसी की रेपुटेशन क्रम्बल कर जाती है तो देन इट इज एक्शनेबल।
ठीक है, जी। तो ऋषिपाल जी, अगर ये सम्मान का अधिकार है तो क्या ऐसे सभी ट्वीट के खिलाफ एक्शन हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। सम्मान का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर उसको लगता है कि कोई भी ट्वीट ऐसे किया गया है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई बार एक शब्द का इस्तेमाल आप लोग अक्सर करते हैं, ट्रोल। किसी भी व्यक्ति को ट्रोल किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा गालियां दी जाती हैं या किसी भी तरीके से बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि जो लोग इस तरह से गाली दे रहे हैं, जिस तरह से उसका वो कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, तो उन लोगों को खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, सबको अधिकार है। जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि सेक्शन 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, हम बोल सकते हैं। लेकिन हम अगर मान लो हम बोल सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ गाली दे सकते हैं। बोलने का अधिकार है, लेकिन हम गाली देंगे तो हमारे स्थिति में क्या होगा, हमारे ऊपर केस बनेगा। तो ऐसे ही अगर चाहे सोशल मीडिया हो या कोई और मीडिया हो, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक्सप्रेस करते वक्त उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो एक्सप्रेस कर रहा है वो कहीं झूठ तो नहीं है। और अगर झूठ बोल रहा है और उससे उस व्यक्ति की मान में हानि होती है, तो डेफिनेटली क्रिमिनल प्रोसीडिंग का भी और सिविल प्रोसीडिंग का दोनों के लेवल है। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, रामदेव बनाम फेसबुक में दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव के खिलाफ सारे पोस्ट विदेशी सर्वर से हटाने के निर्देश दिए थे। सर, जिसका फेसबुक ने विरोध किया था, आपको याद ही होगा, क्या देश के बाहर के सर्वर से भी आपत्तिजनक पोस्ट या ट्वीट हटाए जा सकते हैं? सर, ये पॉसिबल है क्या? देखिए, वो उसके ऊपर तो अभी डबल बेंच में ये और मैटर गया हुआ है, वहाँ पर ये अपील पेंडिंग है। क्योंकि जिस कोर्ट का अगर जुडिशियल से बाहर कोई कोर्ट अगर ऑर्डर करता है, तो वहाँ पर उसको लागू करना वो अपने आप में बहुत कानून का विषय है। मान लीजिए आप इंडिया की कोई कोर्ट ऑर्डर करती है और वो अमेरिका की अगर किसी उनको उन कोई इम्यूनिटी मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में दोनों लॉ क्लैश करेंगे, तो उस पर भी मतलब क्लैरिटी आना बाकी है। वो सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया है, अभी डबल बेंच जो है उस पर ऑर्डर करेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट मैटर भी जाए, तो वो अपने आप में गंभीर प्रश्न है। विपुल गौर भी मेरे साथ है। विपुल जी, असल में कोर्ट की इन टिप्पणियों का बड़े लेवल पे एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप किस तरीके से संज्ञान लेते हैं? सर, कितना असर हो सकता है इस तरह की टिप्पणियों का? क्या आगे एक नई राह देखते हैं? देखिए, मैं 2-3 बातों पे बात करना चाहूंगा। मैं ऋषिपाल जी ने कहा तो कि किसी को ट्रोल किया जाता है। देखिए, ट्रोल होना और किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना, दोनों में अंतर है। ट्रोल करना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी इस बात को एक हास्यमय वे में प्रस्तुत कर सकता हूँ और उससे ट्रोल हो सकता है, वो मैं एक्सेप्टेबल है मेरे हिसाब से। उसके ऊपर कोर्ट को ना इंटरफेयर करना चाहिए, ना मैनेज करना चाहिए। बट किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द यूज करना, किसी का ऊपर लांछन लगाना कि जिसके कारण उसका ओवरऑल कैरेक्टर पे असर आ सके, उससे तो हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। सोशल मीडिया एक्सपर्ट होने का मतलब या सोशल मीडिया में काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कंटेंट पब्लिश करें और किसी को भी कैरेक्टर से हम इम्पैक्ट डालें, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात है, सर्वर, बाहर के सर्वर के ऊपर कुछ भी कंटेंट पब्लिश होना। तो अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है, तो जैसे ईयू के अंदर लॉ है, ईयू का कंटेंट ईयू के सर्वर में ही रहेगा ताकि उनके लॉ के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहे। एक समय आ चुका है कि हमारा कंटेंट भी हमारे देश के अंदर सर्वर पे रहे ताकि कंट्रोल का थोड़ा बेटर इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो डॉक्टर निशेष, असल में कोर्ट ने कहा है कि राइट टू रेपुटेशन एक बुनियादी हक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सरकारी अफसरों पर कमेंट करने में क्या सावधानियां बरत सकते हैं, और क्या आरोप वाली जो खबरें होती हैं जिसमें एलिगेशन लगाया जाता है, उन खबरों को भी हम ट्वीट नहीं कर सकते हैं इस लिहाज से? देखिए, इसमें आपने, इससे पहले मैं कहूंगा कि रामदेव वाले केस की बात की, जो सबसे पहला केस था एसएमसी न्यूमेटिक्स केस, उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया था डिफेंडेंट को फ्रॉम डिफेमिंग द प्लेंटिफ। तो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स टिल रामदेव, till recently, the law has not been developed on this. That is why all these questions are arising. So that is why I am saying time and again that more clarity should be brought so that these questions are answered and also the rights of accused are also clear on this. Thank you. जी, ऋषिपाल जी, मानहानि के तहत असल में क्रिमिनल या फिर सिविल केस में से कौन सा केस किया जाता है? जरा व्यूवर्स को ये भी समझा दीजिए सर। देखिए, दोनों स्थिति है। अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, क्रिमिनल
जो डिफेमेशन केस भी चलता है जिसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रोविजन है। और मानहानि पे भी आप वो केस डाल सकते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए उसकी कहीं कोई कंपनी ऐसी है जिससे उसके रेपुटेशन में लॉस हुआ है, या कोई व्यक्ति जो ऐसी इस स्ट्रक्चर का व्यक्ति है जिसके खिलाफ किसी शब्द कहने पर उसको बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाता है उसकी गुडविल के अंदर, उसको दोनों अधिकार हैं। वो उस व्यक्ति के लिए ये भी कह सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको जेल भेजा जाए, और उसके अलावा अपने रेपुटेशन के लिए, जैसे अरुण जेटली जी ने भी केस किया था तो केजरीवाल जी के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं। तो दोनों स्थिति में कानून दोनों स्थिति में मुआवजा ही मांग सकते हैं, अगर उनकी रेपुटेशन में गुडविल में कोई हानि होती है उसका मुआवजा ही मांग सकते हैं, और साथ साथ दोनों कुछ भी कर सकते हैं, आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं उसके साथ ही कर सकते हैं। तो सर ये मानहानि में मुआवजे की जो मांग होती है वो तैयार कैसे होती है, निर्धारित कैसे होती है सर? क्योंकि हमने देखा है कई मामलों में लाखों करोड़ों का मुआवजा मांगा जाता है। जी जी जी, देखिए अब ये अपने आप में एक बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। जैसे अरुण जेटली जी ने केस किया था, उसमें 10 करोड़ की उन्होंने मांग की थी, तो उस पर काफी सारे प्रश्न किए गए थे, किस तरीके से आपकी रेपुटेशन है, क्या है। तो ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति का अपना जो सामाजिक स्तर है क्या है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। ये कंपनी है तो कितनी बड़ी कंपनी है, उसको कितना उस हिसाब से लॉस हुआ उसी गुडविल के अंदर, तो डिपेंड कोर्ट अपना निर्धारित करता है कि कितनी मानहानि हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशेष आपका, ऋषिपाल जी आपका और विपुल जी आपका चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर चरित्र हनन की। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।